हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर शैलेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। शैलेंद्र सिंह उन लोगों में हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी पर सबसे पहले शिकंजा कसा था और बाद में उनको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। ये बताता है कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। आज पूरे मामले पर शैलेंद्र सिंह खुद बात करेंगे और बताएंगे कि क्या पूरा वाकया था। सर, एक बात बताएं, आपका कैसे इनकाउंटर हो गया मुख्तार से? एक्चुअली मैं उस समय एसटीएफ में था और आप लोग को याद होगा ये 2003 लास्ट की बात है। मुख्तार अंसारी गैंग में और कृष्णानंद राय के गैंग में लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में कैंटोनमेंट एरिया पड़ता था, उसमें सुबह के समय क्रॉस फायरिंग हो गई आमने सामने से। एक की फ्लेट बनारस जा रही थी, दूसरी फ्लेट लखनऊ आ रही थी और आमने सामने हुए तो क्रॉस फायरिंग हो गई। अब स्वाभाविक है राजधानी में अगर कैंटोनमेंट जैसा सेंसिटिव इलाके में क्रॉस फायरिंग हो रही तो उत्तर प्रदेश सरकार के एकदम से जैसे ये शौक था कि कैसे किया जाए। हाई लेवल की मीटिंग हुई शासन स्तर पे और ये हुआ कि भाई एसटीएफ जो है इसको इन लोग के फ़ोन को लिसनिंग पर ले और कोई बड़ी वारदात ना हो जाए, उसको रोका जाए। तो उसी के तहत फिर इन लोग के फ़ोन जो हैं शासन के परमिशन से टैप किए गए। और मैं चूँकि बनारस सेल पुलिस में भी रह चुका था सीओ के रूप में, चंदौली का रहने वाला हूँ, तो मुझसे कहा गया कि आप बनारस को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं और आप बनारस यूनिट पूरा पूर्वांचल आप देखिए। और इसके तहत मुझे फिर भेजा गया। फ़ोन सुनने के दौरान ही ये आया कि मुख्तार अंसारी किसी सेना के भगोड़े से जो आर्मी से लेके वो भागा है और वो लाइट मशीन गन है उसको ख़रीदना चाहता है और 1 करोड़ रुपए में उस समय सौदा की बात हो रही थी और कह रहा था बार बार कि ये विरोधी के पास न जाने चाहे, किसी भी कीमत पे हमारे पास आनी चाहिए। वो इसलिए इंटरेस्टेड था कि उसके विरोधी जो कृष्णानंद राय थे उनकी गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ थी तो राइफ़ल के अगेंस्ट, और एलएमजी की मारक क्षमता ज़्यादा होती उसको भेज देता। तो इसलिए वो बार बार कह रहा था कि ये गन हमें किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। तो जो आर्मी का भगोड़ा था बाबूलाल, उससे वो डील करने की बात करता रहा। हम लोगों ने जब सुना तो इसको बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डिस्कस किया और जो इस समय वर्तमान डीजीपी हैं श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी, वही तत्कालीन उस समय एसएसपी थे एसटीएफ के। तो इन्होंने कहा शैलेंद्र ये बड़ी वारदात हो जाएगी, अगर लाइट मशीन गन कहीं चल गई तो उसकी आप जानते हो कि सैकड़ों गोलियां निकलती हैं एक साथ, आप इसको किसी भी कीमत पे बरामद करो। तो मैंने कहा ठीक है सर। पूरी टीम लेके मैं अपना गया और फाइनली वो लाइट मशीन गन मैंने बनारस के चोलापुर क्षेत्र से, चौबेपुर पड़ता था, उससे हमने बरामद किया। और उसमें मुख्तार का एक्स गनर था मुन्नर यादव, वो पकड़ा गया, रिटायर हो चुका था। उसका सगा भांजा ही था जो आर्मी से लेके भागा था बाबूलाल यादव, वो पकड़ा गया। और ये लगातार जो फ़ोन इनके सुने जा रहे थे शासन के परमिशन से, तो वो एविडेंस एक्ट के तहत कवर होता था और एक पर्याप्त सबूत हुआ, सब कुछ मिला सामने। और केस जब पता चला सुबह ये केस रजिस्टर हुआ तो शासन स्तर पर भी वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। तो सब लोगों ने इसकी बहुत तारीफ़ की कि शैलेंद्र तुमने बहुत बड़ी अच्छी रिकवरी की, आज तक लाइट मशीन गन नहीं कभी पकड़ा गया और उसके बाद भी आज भविष्य में भी नहीं पकड़ा गया अभी तक, मतलब। तो कह रहे कि बहुत अच्छी पुलिस ने एक गुड वर्क किया है और बड़ा वारदात होने से बचा लिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय पोटा कानून एग्जिस्ट करता था, ये लोगों को मालूम नहीं था कि पोटा भी इसमें लग चुका है। लोगों ने सोचा, मुख्तार ने जैसा सोचा पहले कि सिंपल आर्म्स एक्ट के तहत रिकवरी है, मेरे पास तो हुई नहीं, जो खरीद रहा मतलब बेच रहा था उसके पास रिकवरी हुई है। तो जिसके पास पोजीशन होता है वो दोषी होता है, आर्म्स एक्ट जो सिंपल है। लेकिन पोटा कानून के तहत जो बात करता है वो भी उतने दोषी हो जाता है और हीनियस क्राइम में आ जाता है। अब मुख्तार को जैसे ही शाम को पता चला कि ये तो पोटा लगा है, मैं फंस गया। और आपको याद होगा उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी और ये बहुजन समाज पार्टी को तोड़ के सरकार बनी थी, अल्पमत की सरकार थी, जोड़ तोड़ से बनी थी। तो मुख्तार जैसे लोग उनके लिए उस समय बड़े इंपॉर्टेंट थे। मुख्तार ने अपना जो भी प्रेशर बनाया उन पर, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्काल ये केस ख़त्म किया जाए, पोटा वोटा, और मुख्तार का नाम नहीं आना चाहिए। उन लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि साहब ये कैसे केस ख़त्म हो जाएगा, पूरा मीडिया में चल रहा है, आप सब लोग जान रहे हैं, और एफआईआर एक बार दर्ज हो जाती है तो थोड़ी ख़त्म हो सकती है। मैं वादी हूँ तो मैं इसको कैसे ख़त्म करूँगा, इन्वेस्टिगेशन तो कोई और करेगा। तो इन लोगों ने फिर कहा कि उस समय तत्कालीन एसएसपी जो बनारस थे सुभाष चंद्र, उन्होंने फिर कहा मैं बात करके बताता हूँ, फिर जहाँ भी ऊपर बात की हूँ। और उन्होंने कहा कि लोगों का कहना है कि आप इस केस में अब आगे मुख्तार का नाम मत लीजिए, जो हो गया हो गया।
तो हमने कहा साहब वो भी कैसे संभव है, मैंने पहली लाइन में उसका नाम डाला है और पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द है ये सब जितने बरामदगी हुई है, तो उसको नाम लिए बगैर कैसे इन्वेस्टिगेशन हो? क्या मैं अपनी एफआईआर को बदल दूंगा या नहीं मानूंगा, डिट्टो नहीं करूंगा? तो ये संभव नहीं है। एज ए पुलिस ऑफिसर आपको समझना चाहिए। तो यहाँ तक मैंने कहा कि अगर आप लोग को दुविधा हो, कोई मुख्यमंत्री जी को नहीं समझा पा रहे हैं, तो हमें नंबर दीजिए, मैं बात करके पूरी पोजीशन एक्सप्लेन करूँ कि क्या हकीकत है, और हो सकता है उनकी बात समझ में आ जाए। तो सुभाष चंद्र जी ने कहा, जो एसएसपी बनारस थे, कि शैलेंद्र मुलायम सिंह जी तो आपका नाम सुनते ही बहुत चिढ़ जा रहे हैं और वो बात नहीं करेंगे। तो हमने कहा अगर नहीं करेंगे तो बाकी आप लोग जानिए जो करना है। और मुझे फिर आदेश मिला कि बनारस की यूनिट जो है सब क्लोज़ करके आप वापस लखनऊ आ जाइए। ठीक है, मैं चलाता हूँ। तो ये सब पूरा रहा है। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये तो एकदम, और फिर उस केस में हुआ क्या फिर फाइनली क्या हुआ, अब लगातार इस बीच में इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमको समझाने के बहाने तमाम और भविष्य के जो बातें हैं बताने की, आपने मुख्तार जैसे माफिया से लिया पंगा जिसको सरकार भी आगे नतमस्तक है, आपका परिवार है, अभी 10 साल भी नौकरी नहीं, तमाम ये बातें समझाने के बहाने एक तरह से धमकाने के रूप में लोग हमारे समझाते रहे, वेल विशर तथाकथित बन के। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे। और अंत में जब मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मेरी टीम को भी परेशान किया जाने लगा सबको, कि तुम्हारे साहब नहीं समझ रहे, तुम लोग बदल जाओ बयान कि नहीं ऐसा नहीं था, तो वो सब भी यूनाइट रहे, नहीं बदले। और फाइनली ये मुझे महसूस हुआ कि अब इन लोग के साथ काम करना मुश्किल है। और मैं एक तरह से खिन्न था, क्योंकि लाइट मशीन गन बरामदगी के नाम पे ही लोग घबरा गए थे कि कौन जाए। हमारे पास जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, अगर लाइट मशीन गन चल जाए तो उड़ जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा। तो जान पे खेल के जहाँ पूरी टीम ने रिकवरी की और गुड वर्क को बैड वर्क हो गया, मतलब हम ही लोग को कोसा जा रहा है और तमाम बातें हो रही हैं, तो मैंने समझ लिया कि यहाँ पर एनर्जी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने फिर रिज़ाइन किया 11 फरवरी 2004 को, लगभग 15 दिन बाद। और लिखा मैंने कि ऐसे समय में जहाँ माफिया जैसे लोग निर्णय ले रहे हैं और सरकार उस पर मुहर लगा रही खाली, और उस परिस्थिति में हम जैसे ईमानदार अधिकारी कैसे काम करेंगे। और ये लिखते हुए मैंने रिज़ाइन किया और स्वेच्छा से त्यागपत्र देके मैं सर्विस से बाहर आया। उसके बाद भी क्या आपके ऊपर प्रेशर पड़ता रहा, क्योंकि केस तो चल ही रहा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रेशर यहाँ तक पड़ता रहा कि किसी दूसरे बहाने मुलायम सिंह जी ने मुझे सरकारी कार्य में हस्तक्षेप, डीएम से मिलने गए थे और सरकारी कार्य में हस्तक्षेप दिखा के 2004 के लास्ट में ही नवंबर में मुझे बनारस में अरेस्ट कराया गया, जेल भेजा गया। और तमाम हमारी फाइलें खोली गई पिछली, कि कहीं कुछ कमी मिल जाए। तो मेरे तो काम करने का तरीका बहुत साफ़ सुथरा था, तो कोई मेरी कमी इनको मिल नहीं पा रही थी। फिर इन लोगों ने एक बहुत पुरानी फाइल खोली, मैं एससीओ महानगर था, हमारी पूरी मतलब ये संयोग था कि जो ये टीम इसमें थी वही टीम उस समय महानगर मेरे पास थी। तो उन लोगों को सबको रहल दिखा के कि इन लोगों ने ये गलत किया, वो गलत किया है, और एक जांच बहाने तमाम कोशिश की कि इनको घेरा जाए। और मतलब उसमें भी अधिकारी जांच करते थे तो कहते थे नहीं ये गलत नहीं है, तो फिर वो फाइल वापस की जाती थी, नहीं इसमें गलत है। फिर फाइनली उन्होंने एक ऐसे अधिकारी को जो उनके नज़दीक थे उनको जिम्मा दिया देगा कि इसमें शैलेंद्र को फंसाओ, उनकी टीम को फंसाओ। खैर ऊपर वाले की कृपा रही कि नहीं ऐसा वो कर पाए। और जब मेरा बनारस वाला केस जो मुलायम सिंह ने किया था, जब मेरा वापस हुआ मार्च 2021 में लास्ट में, तो मैं 5 अप्रैल को गया धन्यवाद देने के लिए माननीय योगी जी का, इनकी वजह से वापस हुआ। तो मैंने महाराज जी को बताया कि हमने कहा देखिए आप लोग के समय रहते हुए भी किस तरह परेशान किया जाता है कि अभी तत्काल कुछ दिन पहले नोटिस मिली है कि आपके खिलाफ़ ये केस सब चल रहा है। और मैंने उन अधिकारियों का नाम भी लिया, बताया पूरा। तो वो आश्चर्यचकित हुए कि ऐसे भी लोग अभी अंदर बैठे हैं। हमने कहा साहब बहुत से लोग ऐसे हैं जो दीमक की तरह सरकार को खा रहे हैं, बदनाम भी कर रहे हैं, और आप लोग को ऐसे लोगों के खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। और उन्होंने लिया खैर, और वो केस शायद अब ख़त्म हो गया, मुझे मालूम नहीं है। कितना सिक्का चलता था मुख्तार का, अगर हम बात करें, क्योंकि उसके बाद तो मेरे ख्याल से वो जेल में चला गया। नहीं, बात सही है। जेल के बाहर रहने पे भी आपको याद होगा जब मऊ का दंगा हुआ था, खुली जीप में घूमता था। जहाँ पुलिस प्रशासन सब फेल हो रही है, वो खुली जीप में घूम रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी उस समय मुझे याद है गोरखपुर से आ रहे थे वहाँ दौरा करने के लिए, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई हो रही थी।
तो इनके काफ़िले पे बम फेंका गया जान से मारने के। वो तो संयोग था कि इन्होंने गाड़ी बदल दी थी, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इनका मन बढ़ा हुआ था। जेल में जब गए तो जेल में भी बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी इनके साथ जाके बैडमिंटन खेलते थे, वहाँ दरबार लगता था और जेल से बाकायदे इनकी सरकार चलती थी। बाहर के ठेके पट्टे जितने हैं, किडनैपिंग है, तमाम उल्टे सीधे काम सब वहीं से आराम से चलते थे। जेल तो एक कहने के लिए खाली था कि जेल में है, और वहाँ से इनका पूरा गैंग ऑपरेट करता था। जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी आ गए तो इनको लगा कि यहाँ खतरा है, तो एक झूठे केस में आपने याद होगा ये जाके पंजाब वहाँ पड़ गए और वहाँ ऐश करने लगे। इनके बहुत से शूटर पंजाब के थे, मुझे मालूम था, और उस समय वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उसका सहारा लेके ये वहाँ पे ऐश करते रहे। लेकिन माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फिर इसको खींच के ले आए और आज घुटने के बल पे है ये। उनकी शक्ति की वजह से ही आज उसके सब जितने अवैध धंधे हैं वो बंद किए जा रहे हैं, उनकी रिकवरी की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको नीलाम किया जा रहा है, सरकार कब्जे में ले रही है। और अब गवाहों को जो धमकाता था कि कोई गवाही नहीं देगा, इन लोगों को कभी सज़ा नहीं होती थी। पिछले 2-3 केस में लगातार सज़ा हो रही है, और एक केस और अब शायद 29 अप्रैल को लगा हुआ है कृष्णानंद राय का। तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय द्वारा उसमें ये सजा पाएंगे, और इसलिए भी सजा पाएंगे। मैं एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ। पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया इस पर, या जानबूझ के उसको इग्नोर किया गया। कहा गया गवाह धमका लेते हैं। गवाह को तो आप धमका सकते हैं, मान लिया, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जो परिस्थिति जन साक्ष्य हैं, जैसे कि शासन के परमिशन से मैंने टेप सुना है, उसको सीडी में हूबहू लिखा भी गया है। जो एलएमजी रिकवरी हुई इसमें लिखा हुआ है पूरी यही बातें। तो आपको मालूम है कि क्राइम मोटिव के आधार पे होता है। बात करने का उसमें मोटिव क्या है सब दिखा हुआ साफ है। एक बिना जानने हुए एक्सीडेंट हो जाता, कोई मर जाता है तो 304 का केस होता है, लेकिन वही जानबूझ के मार दिया जाए तो 302 हो जाता है मोटिव के आधार पे। तो मोटिव क्लियर है, सब कुछ लिखा हुआ सीडी में, और उस साक्ष्य को कोई धमका के तो बदल नहीं सकता। वो कोई जिंदा गवाह थोड़ा है कि आप उसने जान के धमकी दे दोगे। तो उस सब साक्ष्य के रहते हुए भी न्यायालय में उसकी पैरवी पूर्ववर्ती सरकारों के वजह से लचर पैरवी की गई जानबूझ के, ताकि इनको फ़ायदा मिले, और उस केस से बरी भी हो गए थे ये। लेकिन अब वापस उस केस में मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय द्वारा इन लोग सजा पाएंगे। 29 तारीख को उसी में फैसला आना है। बिल्कुल, उनमें गैंगस्टर एक्ट में जो लगा है उसमें फैसला आना है, और इन लोग दोषी होंगे। इनके भाइयों की स्थिति भी वही है, मुख्तार अंसारी। अब बिल्कुल, आप इनका पूरा गैंग है। जो फ़ोन मैं सुन रहा था, इसके सगे छोटे भाई के नाम था तनवीर अहमद, उसके नाम का फ़ोन लेके ये यूज़ करता था। और मैंने लिखा है केस डायरी में, जो आपने FIR दर्ज कराई उसमें लिखा है नाम उसका मैंने। तो पूरे भाई, जैसे अफजाल अंसारी है, ये दिखाने के लिए पॉलिटिकल इन लोग होते हैं। किसी की गवर्नमेंट आए तुरंत, जैसे मायावती और सपा को ये सूट करता था कि ऐसे अपराधी तत्वों को साथ ले लो और इनका होल्ड रहता है, हमारी सीटें आ जाएं। उनको उनका विज़न बहुत बड़ा नहीं होता था, मुलायम मायावती जैसे लोगों का। इन लोगों को ये बस लगता था किसी तरह अपना जातिवाद के नाम पे माफियाओं को लेके सरकार बन जाए, फिर पैसे बनाओ, यही इन लोग का उद्देश्य होता था। तो ऐसी स्थिति में इन लोग का पूरा परिवार इन राजनेताओं से संरक्षण पाता था, और पूरी तरह से किडनैपिंग में इन्वॉल्व भी है, पूरी तरह से ये ज़मीन कब्जा करने में इन्वॉल्व भी है। जितने ठेके पट्टे थे उसमें इन्वॉल्व होते थे कि किसी को बोली नहीं लगाने देते थे। तो ऐसे अवैध धंधे इनके चलते रहे। बताते थे कि उसे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, और जेल में बाकायदा वो क्रिकेट भी खेलता था। बता तो रहा हूँ ना कि जेल में उसका साम्राज्य चलता था, और वरिष्ठ अधिकारी लोग जाके उसके साथ खेलते थे। बैडमिंटन हुआ, क्रिकेट हुआ, इस तरह के इन लोग खेलते थे। ये तमाम मीडिया में आया भी है, जगह जगह लिखा गया है, वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने वक्तव्य में दिया है। मुझे याद है शायद पूर्व DGP ब्रजलाल जी ने, जो वर्तमान में राज्यसभा मेंबर हैं बीजेपी से, उन्होंने खुल के बोला है इस पर नाम लेके। इसमें ये भी दिख रहा है क्या कि जब से ये अतीक अहमद वाला मामला हुआ है उसके बाद से ये कहीं ना कहीं खौफ में है, बताया जाता है। स्वाभाविक है, डर तो लगता है सबको जान का। ये कितने जान के कमज़ोर हैं, डरपोक हैं अंदर से, बाहर से इनका भौकाल दिखता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये केस LMG पकड़ लिया गया, उसके करीब हफ्ता 10 दिन बाद इसका फ़ोन तब भी सुन रहे थे हम लोग, छोटे भाई का, किसी को पता नहीं था। और उसमें छोटा भाई अपने सगे जीजा को फ़ोन लगाया था, जो बॉम्बे में हाई कोर्ट में वकील थे, और कहा कि जीजा हम लोग बहुत बुरी तरह फंस गए, किसी तरह ये
निकालिए, आप तरीका बताइए। तो उसने हड़काया इन लोग को, कहा कि तुम लोग कहते हो हम सरकार कंट्रोल करते हैं और एक डिप्टी एसपी नहीं कंट्रोल हुआ। कह रहे छोड़िए भैया, वो बहुत बदमाश है, वो नहीं सुना, अब वो तो जो हो गया हो गया, अब बताइए इससे निकलेंगे कैसे। तो उसने कहा इससे कि ऐसा है, भाईजान से बात कराओ, यानी मुख्तार से बात कराओ। तो इसने छूटते ही क्या बोला छोटे भाई ने उसके, कि भैया तो इतना डर गए हैं कि हफ्ता भर से फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाए हैं। तो ये इनका कलेजा है। लेकिन भौकाल दिखा के खूब 10 गाड़ियों का काफिला, 20 गाड़ियों का, राइफल वालों को लेके चलना, सरकार के थ्रू माहौल बनाना, ये आम आदमी को डराते हैं। और आम आदमी सोचता है कि हम क्यों इनसे पंगा लें, हमको रोजी रोटी अपनी कमानी है शांति से, तो किनारे हट जाता है। उसी सब का ये फ़ायदा उठाते हैं। अभी जिस तरीके से इसके पूरे साम्राज्य पे अटैक हुआ है, अटैक से मेरा मतलब है कि उसका बेटा भी जेल में है, उसकी बहू भी जेल में है, बीवी उसकी फरार है, तो आपको क्या लगता है कि इसके साम्राज्य को उसकी बीवी ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की? स्वाभाविक है। आप देखिए ऐसे नेताओं को जहाँ मौका मिलता है, जब ये सज़ा पा गया, चुनाव जानता था हम नहीं लड़ पाएंगे, तो बेटे को खड़ा किया। ऐसे ही जब जानता है कि हमारे लिए मुश्किल हो गया जेल से चलाना इस सरकार में, तो बीवी बाहर है, गुर्गे बाहर हैं इसके काफ़ी अभी भी, वो सब उनके माध्यम से कंट्रोल हो रहा है। आपने देखा कि बहू जाके मिल के वहाँ बता रही है जेल में, वो तो सख्ती हुई योगी जी के, तो अंदर पकड़े गए, बांदा जेल में, आज वो जेल में है। तो ये इनके परिवार पूरा इन्वॉल्व रहता है और उसके माध्यम से ये अपने साम्राज्य को कंट्रोल करते हैं, चाहे अंदर रहें चाहे बाहर। सरकार अगर इनके मन मुताबिक है तो जेल से ही साम्राज्य चल रहा है, नहीं मन मुताबिक है तो जो हमारे रिलेटिव बाहर हैं वो कंट्रोल करेंगे। एक आकूत संपत्ति इसने इकट्ठा की है, मतलब हालांकि अपने आप को तो बहुत ही पैट्रियोटिक फैमिली से बताता है, लेकिन इन सब के बावजूद जो बड़ी संपत्ति जो इकट्ठा की है, आपको क्या लगता है इसके अर्थतंत्र को तोड़ना सबसे ज़रूरी है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। दो क्वेश्चन है यहाँ। एक तो पैट्रियोटिक फैमिली जैसे कहा, यही इसने भौकाल बनाया है। इसके सगा कोई पैट नहीं रहा है जिसका नाम नाना और दादा का लेता है। उस खानदान से जुड़े रहे तो उसने ले लिया कि हमारे ये दादा थे, सगे नहीं है कोई इनके, पहली बात तो पैट्रियोटिक नहीं है। दूसरा चीज़, इसका जो साम्राज्य इन लोग का है वो केवल ये पूरा बनाया इसीलिए जाता है कि हम पैसा कमा सकें, अपना अर्थतंत्र मजबूत कर सकें, लोगों को ये पैसे बांटते हैं। अभी तो मुझे बड़ी आश्चर्यजनक एक जानकारी मिली है, पहली बार मैं मीडिया के सामने इस चीज़ को बोल रहा हूँ। मुझे एक बड़े जानकार लोगों ने बताया कि एक ऐसा ही गंदा खेल करता था, अपने लोगों से आदमी बनाता था, उनका इंश्योरेंस कराता था और फिर उन्हीं को मरवा के उस इंश्योरेंस में घर वालों को आधा देता था, आधा अपने रख लेता था। मतलब इस तरह का ये नक्शा है। मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से माननीय योगी जी से कि इस एंगल को भी ज़रा जांच करा लें। ये भी नई जानकारी मिली है मुझे कि ऐसा भी करता था ये। तो बहुत से इसके लोग मारे गए हैं, ज़रा पता कर लें कि उनके घर वालों को एक्चुअली इंश्योरेंस का पैसा कितना मिला, या जो इनके एजेंट इन्वॉल्व थे वो भी कहीं ना कहीं से इनके साथ होंगे। और पता चला कि वो आदमी जिंदा ही होता था। नहीं, जिंदा नहीं, मरवा भी देते थे, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। घर वालों को समझा देंगे, वो दिखा देंगे कि एक्सीडेंट हो गया। अक्सर यही लोग करते हैं, ट्रक से कुचल दिया, कहीं दिखा दिया नेचुरल डेथ, या किसी से मरवा ही दिया, कौन सा फ़र्क पड़ता है इनको। तो पैसे से मतलब, अपने ही आदमी को मरवाते हैं लोग। और उसका हाईली पेड इंश्योरेंस करवा के रखता था। पेड इंश्योरेंस करवा के, और घर वालों को, उनको जानकारी रहती नहीं थी, पढ़े लिखे रहते नहीं थे ऐसे लोग, तो जाके थोड़ा बहुत दे दिया और कहा हम तुम्हारा पूरा घर जीवन भर का देखेंगे, बाद में कौन देखता है सब लोग जानते हैं, और उसमें से आधा अपना कमीशन के नाम पे ले लिया पैसे। तो इस तरह के धंधे करते हैं। इतनी गंदगी। बिल्कुल, बहुत गंदे इन लोग स्वभाव के हैं, और ऐसे लोगों को सरकार तो कर ही रही है। मैं पब्लिक से भी कहता हूँ, मुझे याद है मैं मऊ जनपद का ये विधायक था जब, और ये बात हुई तो मैं वहाँ के सेंट्रल बार एसोसिएशन ने मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया था, और मैंने जाके खुलेआम कहा कि आप लोग बड़े विद्वान अधिवक्ता हैं, समाज में आपकी एक रेपुटेशन होती है, क्या आप लोग को शर्म नहीं आती है कि आपका विधायक मुख्तार जैसा लोग है जो इतनी गंदी सोच का है, केवल चंद टुकड़े फेंक दे रहा है तो सब लोग उसके पक्ष में बोल रहे हैं, जो जीत जा रहा है। तो ये देखना होगा पब्लिक को भी कि ऐसे लोगों का बहिष्कार भी होना चाहिए। कृष्णानंद राय हत्याकांड वाले मामले में एग्जैक्टली क्या हुआ था? हालांकि उस केस से तो मुझे लगता है कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व शायद नहीं थे, लेकिन फिर भी। बिल्कुल, मैं तो 1 साल पहले ही छोड़ दिया था, और लाइट मशीन गन जो मैंने रिकवरी कर ली उसकी वजह से लगभग ये मैंने जनवरी लास्ट में 2004 में रिकवरी की, और इनकी हत्या नवंबर 2005 में। तो लगभग मोटा मोटा जो 2 साल का वो जीवन मिला वो हमारे रिकवरी कर लेने के वजह से ही मिला।
तो उसी समय मार दिए गए होते, जैसे गन आती है उड़ा दिए जाते। तो जो उसमें मारे गए, कोई जब देखिए उसमें भी जब पूरी जांच हुई तो पता चला वो इनके साथ के काफ़ी लोग मारे गए। कहीं ना कोई इनका अपना मिला होगा जो मुखबरी कर रहा होगा, अपने आदमी प्लांट कर देते थे उनके यहाँ। तो ये बहुत कुछ खेल करते थे। और वीडियो ऑडियो कहीं टेप हुआ, किसी से ये बात कर रहा था दूसरे माफिया से, कोई अभय शायद नाम है, मैंने देखा नेट पे है, कि उसकी चोटी काट ली गई। तो उसने कहा अच्छा बाद में बात करेंगे, घबरा गए सब। तो ये हर तरह से लोग मिले हुए थे और अपने लोगों को जोड़ के साम्राज्य फैलाने की कोशिश करते थे। जो बीच में आ जाए उसको मार देना इनके लिए बहुत आसान होता था। आपको याद होगा कि उस क्षेत्र में पहली बार कृष्णानंद राय ने इनको चुनौती दी, वरना मऊ गाजीपुर सब इनका अपना साम्राज्य था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि खड़ा हो जाए, जीतना तो छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है, इसको ख़त्म करना है, और कर दिया उन्होंने। ऐसी ये सिंपल सी थी। जब इनका हत्या हो गई तो मुझे याद है राजनाथ जी उस समय बनारस कचहरी के सामने धरने पे बैठे थे, और उस धरने को सपोर्ट करने हम भी गए थे, क्योंकि एक माफिया के खिलाफ लड़ाई थी। और मैंने मंच से बोला था कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होता तो आपका विधायक आज जिंदा होता। मैंने इतनी बड़ी रिकवरी की, सब कुछ किया, और उस समय लोगों ने इसको हल्के में ले लिया, हमारा और मुलायम का ही मामला बन के रह गया। तो मैंने कहा मैं तो आम आदमी हूँ, कहीं भी जाऊँगा अपना जी खा लूँगा, जो भी होगा, लेकिन उसका खामियाजा कितना आपको भोगना पड़ा कि आपका विधायक मारा गया, आप लोग का पूरा ये सब हुआ, आज आप लोग धरने में बैठे हुए हैं। तो ये पब्लिक को भी, राजनेताओं को भी, सबको सोचना होगा कि हम कैसे चरित्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्या गुंडे बदमाश ला के हम बाहुबल के आधार पर, धनबल के आधार पर चुनाव तो जीत जा रहे हैं, लेकिन क्या यही रास्ता है? इसके बेटे का भी यही हाल है। वो पता है ना, पूरा परिवार सब इन्वॉल्व रहते हैं। आपने देखा होगा इसका जो बेटा था जो विधायक बना, चुनाव के पहले उसको ये महसूस हो रहा था कि शायद हम लोग की समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, या मिली जुली जो भी हो, बीजेपी की नहीं बनेगी, उसको विश्वास था। और मंच से वो कहता था हम लोग आएंगे, एक एक का नाम नोट किए हैं, पुलिस वालों को और संबंधित जो भी सरकारी अधिकारी हैं इनको हम देखेंगे, और उस समय इनका हिसाब लिया जाएगा। ये मीडिया में भी है, नेट पे है उनका वर्जन, और बाद में एक्शन भी खैर उस पर हुआ। तो इन लोग बहुत मन बढ़ हैं, और पूरा परिवार, बेटा हो, पत्नी हो, भाई हो, सब मिलके ही साम्राज्य को चला रहे हैं। कुछ लोग जेल में हैं तो जेल से चला लिया, नहीं सहूलियत मिली तो बाहर जो है उनके माध्यम से चला लिया। इनकी पत्नी का कोई क्राइम रिकॉर्ड ऐसे पहले रहा है? मतलब देखिए, पत्नी के नाम से डायरेक्ट तो कहीं नहीं होता प्राय। हम लोग जैसे आम उसमें देखा जाए तो इन लोग की पत्नियां बड़ी सिंपल होती हैं, जो कहीं बाहर नहीं निकलने, कोई देखता भी नहीं है, वो पर्दे के पीछे रहती हैं। और इसीलिए पर्दे के पीछे रखते हैं लोग कि कब कहाँ ज़रूरत हो जाए इनका यूज़ करने के लिए, तो उनका क्राइम रिकॉर्ड क्लियर रखते हैं इन लोग कि ऐसा कुछ न रहे। जब ज़रूरत हो, हम पे मान लो सज़ा हो गई तो उनको खड़ा कर देंगे। अब उनको तो नहीं रोक सकते आप, एक भारतीय नागरिक होने के नाते। तो इसलिए उनका क्राइम रिकॉर्ड इन लोग क्लियर रखते थे। तो इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि अब चूंकि खुद जेल में है तो पत्नी जो है अफसा जो है वो अब साम्राज्य चला सके, इसलिए सारा कुछ इन्होंने किया। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए वो फरार है। उसको मालूम है कि हम अंदर आ गए। आप कहीं, मैं नेट पे ही पढ़ रहा था कि अतीक का ही 11-12 हज़ार करोड़ का साम्राज्य है। 16,000 करोड़। 16,000 करोड़ जो भी हो। मुख्तार का लोग कहते हैं 15-20 हज़ार करोड़ का है। तो ऐसे लोग, मतलब आप सोचिए कि एक व्यापारी को मेहनत करके पैसा कमाने के लिए, या किसी भी आम इंसान को कितनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और कितने साल लगते हैं। और यहाँ आते हैं लोग, रातों रात किडनैप किया, या रैंसम जो मांगा, धमका के, डरा के पैसा लिया, और पूरा साम्राज्य इस चल रहा है। पूरे चोट से जो सरकार की तरफ से चोट पड़ी है, आपको क्या लगता है उसके अर्थतंत्र पे कितना प्रभाव पड़ा होगा, कितना % कम हुआ होगा? अब मैं तो अभी बहुत आश्चर्य किया जब मुझे लोगों ने, जिन्होंने इसके इंश्योरेंस की जानकारी दी, उन लोगों ने कहा कि मुख्तार का जो अभी बहुत कुछ डैमेज हुआ तो 20 से 22% तक बस, या मैक्सिमम मतलब एक चौथाई भी नहीं हो पाया। एक चौथाई भी नहीं हो पाया, उनका कहना था। क्योंकि इसके जो बाकी ठेके पट्टे हैं, सब कुछ हैं, वो दूसरे के नाम चल रहे हैं अपना, उन पर ट्रेस ही नहीं कर पाए लोग। तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं एविडेंस के सिलसिले में गया था मथुरा जनपद में, तो वहाँ एक अधिकारी मुझे मिले,
वीर बहादुर सिंह जो रिटायर्ड डीआईजी हैं, उन्होंने मुख्तार पर बहुत तगड़ा एक्शन लिया था। और मन्ना जो उस समय केस में ये फंसे हैं जिसमें सज़ा हुई है, तो उन्होंने बताया कि इन सबों को हम लोगों ने ध्वस्त किया था, सब कुछ किया, लेकिन जो दिखता है बाहर, जिसको हम जानते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कई गुना पर्दे के पीछे, ज़मीन के नीचे इनका रहता है। आप सोचिए कि 15,000 20,000 करोड़ का इनका साम्राज्य है, कितना होता है ये पैसा, और आम पब्लिक के लिए सरकार के पास होता तो कितनी एक अच्छी स्कीम चल सकती थी गरीबों के लिए। चलिए, तो लेकिन अब आपको इस बात की उम्मीद है कि मौजूदा सरकार में जो कुछ भी हो रहा है और सिस्टम जिस तरीके से पैरवी कर रहा है, ये आदमी सलाखों के पीछे रहेगा और न्याय मतलब मिलेगा एक तरीके से? नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि अब गवाह टर्न अप होने लगे, कोर्ट के द्वारा निर्णय होने लगे, 2-3 केस में सज़ा पा चुके हैं, अगला जो है उसमें भी उम्मीद है ये सज़ा से बचेंगे नहीं। इनके भाई का ही, अफजाल अंसारी का बयान मैं सुन रहा था अभी पिछले 10 दिन पहले, जब उनकी पेशी, अरे 5-6 दिन पहले थी, को 15 तारीख को थी, तो उसमें खुद कहा कि मैं तो पूरा सामान वामान लेके गया था कि कब मुझे यहीं से जेल जाना हो, उसने बयान दिया। तो इनको खुद एहसास हो गया है कि अब हम बचेंगे नहीं। ये भी कह सकते हैं कि अपने ओपोनेंट से बचने का अच्छा तरीका है कि जेल चल पड़ो? नहीं, जेल तो चल पड़ो इनके लिए सहूलियत होती थी कि बाहर खतरा है तो जेल में चले जाओ और जेल से साम्राज्य चलाओ। लेकिन अब योगी जी की सरकार है तो जेल से साम्राज्य तो नहीं चल रहा है, लेकिन अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो अभी अतीक वाला कांड हुआ, जिसमें कि आप मेडिकल ले जाते वक्त 3 नए लड़के आए और तुरंत ठोक के चले गए, एक पहली बार इस तरह का कांड हुआ, तो इससे मुख्तार, मैं जानता हूँ कि डरपोक कितना है, मैं भी जानता हूँ उसको, वो अंदर कितना हिल गया होगा, वो तिल तिल करके मर रहा होगा कि मैं अगर आया पेशी पे, जैसे पिछली बार मुझे याद है जब 15 अप्रैल को इसकी थी डेट लगी, इसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। अब ये कोशिश ही नहीं करेगा कि हम बाहर आवें, किसी तरह रोग आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही करेगा। कल लखनऊ में मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में इसकी पेशी थी, इस पेशी पे नहीं आया, जबकि इसके पिछले वाले डेट पे वो मतलब फिजिकली वेरीफाइड हुआ। तो ये तो कहा जा रहा है कि डर गया है। नहीं, डर तो बताया ना, मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि किस तरह डरा हुआ था। जब मैंने रिकवरी एलएमजी की तो 1 हफ्ते तक फ़ोन को हाथ नहीं लगाया, इतना डरपोक है ये। तो डरपोक तो मैं जानता हूँ ये है, साम्राज्य खाली भौकाल का बना के और काम चला रहा है कि आम पब्लिक हमसे भिड़ेगी नहीं, हम अपना बनाए रखें आर्थिक साम्राज्य। और अब ये तिल तिल करके जेल में मरेगा, ये मुझे भी मालूम है। तो निश्चित रूप से जिस हिसाब से सरकार कोशिश कर रही है और अदालतों में पैरवी हो रही है, उससे ये बात तय है कि आने वाले दिन मुख्तार के लिए बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि ख़राब है और जेल में ही शायद उसका अंत हो। कैमरामैन विजय ममगिन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।